नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपके स्क्रीन में आज हम पत्रों के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही संक्षिप्त वीडियो होगा, क्योंकि इसमें इस पर डिस्कशन से ज़्यादा ये आपके लिए होमवर्क के रूप में होगा। इसको आप प्रारूप बनाएंगे, आलेख बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। ये पत्र मैंने इसलिए इस प्रकार के बनाए हैं क्योंकि ये न केवल हिंदी प्रश्न पत्र में 30 नंबर के पत्र आते हैं और वित्तीय लेखा नियम का सहायक कुल सचिव के जो वित्तीय लेखा नियम का तृतीय प्रश्न पत्र होता है उसमें भी एक प्रश्न आता है जो कि आपके यूनिट 8 में है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय में लिखे जाने वाले पत्र और कार्यालय प्रक्रिया में उसमें प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों में ये पत्र आता है, कोई न कोई एक पत्र आएगा और हिंदी में 2 पत्र आएंगे। अगर आप ये पत्र लिख लेंगे तो हिंदी का भी प्रश्न पत्र के पत्र तैयार कर लेंगे और आप विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में भी पत्र का आलेख तैयार कर लेंगे। यह अवश्य हो सकता है कि विश्वविद्यालय में के पत्र को तैयार करते समय आपके पास अगर विश्वविद्यालय के कार्य का अनुभव नहीं है, थोड़ा दिक्कत समस्या हो सकती है, लेकिन मुख्यतः आलेख के नंबर मिलते हैं, ना कि उसके कंटेंट का। अगर आप उसके फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं। अगर आपने प्रारूप अच्छा बना दिया है तो अंक आपको मिल जाएंगे। कंटेंट इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत लंबा पत्र लिखना नहीं होगा। एग्जामिनर की निगाह आपके फॉर्मेट पर रहती है, कितना आपने शुद्ध फॉर्मेट बनाया है, कितना आपने बारीकी से फॉर्मेट तैयार किया है। तो आपको फॉर्मेट की जो तैयारी है उसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। कैसे शासकीय पत्र लिखते हैं, कैसे अशासकीय पत्र लिखते हैं, कैसे कार्यालय ज्ञापन लिखते हैं, कैसे कार्यालय आदेश का प्रारूप होता है। तो आप देखिए 6 प्रश्न है और ये 6 प्रश्न काल्पनिक नहीं है, बल्कि किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर दिया है और मैटर लगभग प्रारूप लगभग एक जैसा है, कंटेंट चेंज है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय में ई ऑफिस के लिए 20 कंप्यूटर्स का क्रय भंडार एवं क्रय विभाग द्वारा किया जाना है। इसके लिए कुलपति की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु तो भंडार क्रय अधिकारी की ओर से सुविचारित प्रस्ताव नोट शीट पर टिप्पणी के रूप में तैयार करें, जिस पर वित्त अधिकारी का भी मंतव्य अंकित हो। यह कोई पत्र नहीं है बल्कि नोट शीट है। आप लोग सभी सरकारी कर्मचारियों, नोट शीट कैसे लिखी जाती है आपको पता है। जिनको जिनको संबोधित होता है उनके ऊपर नाम आ जाते हैं। जैसे कि ये लिखा जाना है भंडार क्रय अधिकारी की ओर से, तो भंडार क्रय अधिकारी का नाम होगा। उसके बाद आप डाल सकते हैं उप कुल सचिव, उसके बाद डाल सकते हैं कुल सचिव, उसके बाद लिखेंगे आप वित्त अधिकारी, उसके बाद आप लिखेंगे सीधे कुलपति। ठीक है, क्योंकि आप अगर भंडार क्रय अधिकारी हैं तो आप चाहें तो सीधे आप भंडार क्रय अधिकारी तो लिख ही रहा है ये टिप्पणी, तो सीधे सीधे आप संबोधित कर देंगे कुल सचिव को और वित्त अधिकारी को और कुलपति महोदय को। और उसके बारे में आप बताएंगे कि नोट शीट में स्टार्ट करेंगे कि ई ऑफिस कब से स्टार्ट हुआ है, ई ऑफिस किस शासनादेश आदेश के द्वारा लागू करने की बात कही गई है, ई ऑफिस के क्या फ़ायदे हैं, ई ऑफिस कब तक प्रारंभ कर देना है, ई ऑफिस के लिए लगभग कितना पैसे की ज़रूरत होगी, कितने कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, क्या क्या उसमें लागत है। और ये आप लिखेंगे कि इसलिए 20 कंप्यूटर को क्रय किया जाना है। इसका प्रस्ताव लिखेंगे, प्रस्ताव में और कौन कौन चीज़ें कितना कितना खर्च होगा ये आप काल्पनिक रूप से लिख सकते हैं। और शासन के आदेश और कुलपति महोदय के दिए निर्देश, किसी बैठक में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए आप कुल सचिव को ये नोट शीट बढ़ाएंगे। कुल सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है सेक्शन एक ही है, भंडार और कुल सचिव में कोई अंतर नहीं रहेगा। कुल सचिव महोदय उसे फाइनेंस कंट्रोलर के लिए, फाइनेंस अफसर के मार्गदर्शन के लिए भेज देंगे। और फिर वित्त अधिकारी अपनी टिप्पणी लिखेंगे, क्योंकि जब कुलपति के पास जाएगी फाइल तो वित्त अधिकारी अपनी स्पष्ट टिप्पणी करेंगे कि 20 कंप्यूटर खरीदने हैं तो क्यों खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, कहाँ से खरीदने हैं, अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। वो कह सकते हैं जो सुसंगत शासनादेश हैं आपके सूक्ष्म मध्यम और लघु विभाग के जो MSME विभाग के जो जारी किए गए हैं उसके द्वारा किए जाएंगे। आपका हाल में जो अभी शासनादेश जारी किया है किसी शासनादेश का हवाला दे देंगे। आपको ये बताएंगे कि जिम के माध्यम से ही ये परचेज किया जाएगा।
इसके लिए इसके लिए क्रय समिति गठित की जाएगी जिसमें कंप्यूटर का विशेषज्ञ होगा। ऐसा कुछ सुझाव व कुछ अपना अभिमत प्रस्तुत कर सकते हैं वित्त अधिकारी। तो उसमें लिखा गया वित्त अधिकारी का मंतव्य बताइए, तो आप वित्त अधिकारी के मंतव्य उसमें उल्लेख करेंगे और वित्त अधिकारी महोदय फिर नीचे नाम लिखते हैं एफसी महोदय का, पद नाम लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, एफसी बीसी सर, तो फिर बीसी महोदय पास हो जाएगी टिप्पणी। तो इस प्रकार की आपको ये आलेख एक तैयार करना है जैसे नोटशीट में बनाया जाता है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो आप टिप्पणी करेंगे। अगर ये 6 पत्र को आप मुझसे अपेक्षा करेंगे कि मैं इसका फॉर्मेट बना के दूं 6 के 6, तो मुझे कम से कम आपके 50 कमेंट्स चाहिए। अगर आप, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग जागरूक हैं, आप लोग भी कुछ मेहनत करना चाहते हैं। अन्यथा मानूंगा कि केवल मेरी मेहनत है, आप लोग केवल मूक दर्शक हैं, जो मिल जा रहा है उसी में खुश हैं, अपनी ओर से आपका कोई प्रयास नहीं है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आप अगर चाहते हैं कि कुछ स्पष्ट रूप से मैं इसमें अंकित करूं कि कैसे टिप्पणी बनेगी, तो आप कम से कम 50 लोग आप टिप्पणी करेंगे, मैं काउंटिंग करूंगा। 50 अगर अलग अलग नामों से अगर टिप्पणी आई है तो फिर मानूंगा कि हाँ आपको जिज्ञासा है, जागरूकता है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय के कतिपय अधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही है, इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव वित्त को संबोधित एक अर्थशास्त्रीय पद का प्रारूप बनाए। ये देखिए डेमी ऑफिसर लेटर है, इसका आपको प्रारूप बनाना पड़ेगा, आपको इसमें उल्लेख करना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय में कौन कौन सी फाइनेंशियल अनियमितताएं आ रही हैं। अब क्योंकि आपके पास मान लीजिए विश्वविद्यालय का अनुभव नहीं है, तो मैं कुछ अनियमितताओं के बारे में जो समानता विभिन्न जगहों पर होती है आपको बस दिमाग में रखना है। आप विश्वविद्यालय को मत सोचिएगा, जब फाइनेंशियल अनियमितताओं की बात आइए तो आप एक कॉमन अनियमितताएं समझ लीजिए जो बहुत से विभागों में होती हैं। जैसे कि आप चूंकि विशेष सचिव वित्त को लिख रहे हैं, शासन को लिख रहे हैं, इसका मतलब गंभीर चीजें हैं। आप सतही ऑब्जेक्शंस नहीं लिखेंगे शासन को। आप ये कह सकते हैं कि शासन की जैसी मंशा है कि कोई भी परचेज जेम के द्वारा किया जाए, तो जो भी स्टोर परचेज के रूल्स हैं आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। मैंने आपको स्टोर परचेज के रूल्स पढ़ा रखे हैं, भंडार क्रय नियम पढ़ा रखे हैं, सत्यापन पढ़ा रखा है, जेम को पढ़ा रखा है। तो जेम में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि देखने में आ रहा है कि विश्वविद्यालय बड़ी बड़ी खरीदारी कर रहे हैं लेकिन जेम के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आज भी अपनी टेंडर प्रक्रिया ऑफलाइन कर रहे हैं या रजिस्टर्ड ठेकेदारों से कर रहे हैं, जो वर्तमान में उचित प्रक्रिया नहीं है। आप यह भी कह सकते हैं कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख के परचेजिंग की जा रही है लेकिन सीधे L1 से कर लिया जा रहा है, इसको ऑनलाइन बिडिंग नहीं की जा रही है, इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, इसके लिए कम्पिटिटिव बिड को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। आप यह भी और वित्तीय अधिकारी से इस पर परामर्श नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। आप यह भी वित्तीय अनियमितताओं के बारे में लिख सकते हैं कि देखा जा रहा है कि बिड में ही अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी कीमत स्वयं विभाग के द्वारा अंकित कर दिया जा रहा है सामान खरीदने के लिए, जबकि बाजार में वो उसकी कम कीमतें हैं, जिससे कि मितव्ययिता जिसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वित्तीय एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वैल्यू फॉर मनी को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं पैसे को इफेक्टिव, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, प्रभावशीलता, इफेक्टिव, एफिशिएंसी मीन क्षमता और इकोनॉमी मितव्ययिता, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसका खर्च करते समय इसको नहीं ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है ना। ऐसी आप आपत्तियाँ या ऐसी आप कमियों को बता सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर बिड का उल्लेख कर सकते हैं कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाना है कि हाल ही में विश्वविद्यालय ने एक बिड जारी किया है और वो बिड 10 करोड़ रुपए की है और इसमें विभिन्न प्रकार की आपत्तियाँ दर्शाई गई हैं और उन आपत्तियों के संबंध में वो विभिन्न बिडर्स ने आपत्तियां बताया है और मेरा अपना मानना है कि उसके संबंध में शुद्धि पत्र जारी होना चाहिए, जो कि शुद्धि पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। और उन विसंगतियों के बारे में मेरी एक अलग राय है, जिसको बिना इग्नोर किए हुए, मतलब कि मेरी राय को इग्नोर करके इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं।
तो जिसके कारण कोई भी बड़ी अनियमितता, कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि इसके संबंध में मैं लगातार उच्च अधिकारियों को सूचित कर रहा हूँ। कृपया अपने स्तर से, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से इस पर संज्ञान लेने का कष्ट करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आप जैसा कि प्रश्न सामने है तो आप ऐसा उत्तर बना सकते हैं। कोई समस्या आएगी तो फिर वही बात 50 टिप्पणी कीजिए, आपको इसका भी मैं प्रारूप बना के बताऊंगा। तीसरा प्रश्न है कि विश्वविद्यालय में 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस का आयोजन किया जाना है। इसके लिए कुल सचिव की ओर से कार्यालय आदेश का प्रारूप बनाएं, जिसका प्रष्टांकन कुलपति को भी करना है। प्रारूप में विश्वविद्यालय के सभी विभागों, संकायों, अनुभागों, सदस्यों, कार्मिकों को प्रातः 8 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में उपस्थित होने का आदेश हो। आपने देखा होगा कि कार्यालय आदेश जारी होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को, जिसमें सीधे कार्यालय आदेश लिखा होता है और सीधे सीधे यह तो द्वारा सूचित किया जाता है कि 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस या 2 अक्टूबर 26 जनवरी का आयोजन किया जाना है और आयोजन का प्रांगण यहाँ पर होना है। समय समय निर्देशित किया जाता है कि आप 7:30 बजे, 8 बजे, जो भी समय लिखा हो, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक कार्यालय आदेश जारी होता है, तो आप वैसे ही बना दीजिएगा, आपको अपने ऑफिस में मिल जाएगा, आप उसमें कर लीजिएगा। आप इसमें 26 नवंबर 24 में चूंकि संविधान दिवस है, थोड़ा कंटेंट और दे दीजिएगा, आपको बढ़ा दीजिएगा। इस दिन हमारे देश का संविधान स्वीकृत किया गया था, प्रस्तावना उद्देशिका को स्वीकार किया गया था 26 और 24 को। तो इस दिन आज 26 नवंबर के दिन को हम आपका उद्देशिका का पाठन करेंगे, संविधान पर चर्चा विचार विमर्श होगा, ये आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आपको 8 बजे उपस्थित, आप कार्य का जो आयोजन में जो कार्य का आपकी एक सारणी है वो बना दीजिएगा। 2 ही चीज़ें होती हैं, उद्देशिका का पाठन किया जाएगा, जो विभागाध्यक्ष महोदय या कुलपति महोदय आप सभी कर्मचारियों को, स्टाफ को, अधिकारियों को, शिक्षकों को उद्देशिका का शपथ दिलाएंगे और उद्देशिका पढ़ेंगे और उनका उद्घोषण होगा। उद्बोधन होने के बाद ये कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा, तो आप लोग 8 बजे उपस्थित रहेंगे। तो आप लिख दीजिएगा इस चीज़ों को। तो एक और नीचे कॉपी प्रष्टांकन मतलब इंडोर्समेंट माननीय कुलपति महोदय के व्यक्तिगत सहायक को, पर्सनल सेक्रेटरी, व्यक्तिगत सचिव को उनको सूचनार्थ प्रस्तुत, ठीक है। ये हो गया इंडोर्समेंट। ऐसे क्या आता है। अगला आ गया, विश्वविद्यालय के कुलपति की तरफ से कुलाधिपति को एक अशासकीय पत्र लिखिए जिसमें प्रोफेसर के मत वरिष्ठता को लेकर विवाद चल रहा है। संबंधित प्रकरण कुलाधिपति कार्यालय से लंबित है, ठीक है। अब आपके देखिए फिर अशासकीय पत्र हो गया। अब आप इसमें कुलपति लिख रहे हैं कुलाधिपति महोदय को, तो इसमें केवल आप कुलाधिपति लिखेंगे, राज्यपाल नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब आप कुलाधिपति लिखेंगे, कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार, और प्रारूप बनाएंगे अशासकीय पद का और यही हेडिंग डालेंगे विषय के रूप में, ठीक है। प्रोफेसर के मध्य वरिष्ठता को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में, ठीक है। तो आप ये उसके बाद लिखेंगे, बताएंगे कि क्या विवाद है। अब आप सोचिए आपको किस प्रकार का विवाद सृजित करना है, क्या कंटेंट रखना है, इसके बारे में कंटेंट नहीं बताऊंगा, आप मुझे टिप्पणी में बताइएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी मुझे टिप्पणी करके बताएगा, जो प्रश्न का उत्तर लिखेगा उसके बारे में मुझे कमेंट्स करेगा कि सर मैंने इस प्रश्न पे ये कंटेंट डाल रहा हूँ या डालना चाहता हूँ या मैंने डाला है। आप इस पर, मैं उस पर सब पर जवाब दूंगा कि आपका कंटेंट सही है या गलत है या इसमें क्या चीज़ और डालना है। व्यक्तिगत रूप से उसके कमेंट्स पे लिखूंगा, ठीक है। आप अपना विचार लिखिए कि इस पत्र में मैं ये कंटेंट देना चाहता हूँ, क्या ये सही है गलत है, मैं उसका जवाब दूंगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर, ठीक है। अगला पत्र है शासकीय पत्र, 5वां पत्र है शासकीय पत्र तथा अशासकीय पत्र में क्या अंतर है। अपने विश्वविद्यालय की ओर से अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखिए, आयोग से प्राप्त अनुदान की उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने संबंधी आलेख उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें, ठीक है। आप ये जिसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये एक प्रकार की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, ये आप सचिव की ओर से, इसमें देखिए ये नहीं लिखा है किसकी ओर से भेजना है,